अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। और आज है 27 मई 2019, 27 मई 2019। कल संडे को आपने पार्ट 1 देखा था, एसेट डिक्लेरेशन प्रोसीजर एंड कंडीशन रूल्स 2019। उसमें हमने ये बात की थी कि कहाँ से ये कानून, ये जो रूल्स बने हैं, ये एसेट डिक्लेरेशन का जो कानून है उसमें जो पावर्स मौजूद हैं, रूल नंबर 1, 2, 3 और 4 में हमने हाफ तक बात की थी। तो आज तनवीर ने मशवरा दिया कि इस तरीके से शायद रूल्स को आप लोग समझ ना सकें, ताकि जिन लोगों के लिए फाइलिंग जिन्होंने करनी है या जिन्होंने समझना है कि हमने फाइलिंग कैसे करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बेशक आपके कंसल्टेंट आपके बिहाफ पर फाइलिंग करेंगे, लेकिन समझने के लिए ये वाला जो रूल्स वाला सीक्वेंस है, तनवीर ने कहा कि कोई और स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं। ये रूल्स का पार्ट 2 भी हम कंप्लीट करेंगे। तो टैक्स दोस्ती टीम को सुबह टास्क दिया गया, तो उन्होंने एफबीआर की वेबसाइट पर गए, समझदारी की और उनको ये फीचर्ड आर्टिकल मिला। fbr.gov.pk की वेबसाइट है, आप भी रेगुलरली विजिट किया करें। और एसेट डिक्लेरेशन स्कीम की लास्ट डेट डिक्लेयर करने की 30 जून 2019 है। इस पर जब क्लिक करें, जो उन्होंने टैक्स दोस्ती टीम ने ढूंढा वो ये कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना, उन्होंने तरीका दे दिया जिसमें इंफॉर्मेशन भी है। आज हम इस पर बात करेंगे और इस तरीके से हम भी इसी लॉजिक को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो लिंक उन्होंने दिया, अगर आप उस पर क्लिक करें तो आईरिस ओपन हो जाएगा, क्योंकि याद रखें कि रूल नंबर 3 में भी लिखा था कि आप ऑनलाइन ही टैक्स डिक्लेरेशन कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, 1 मिनट सिर्फ लॉजिक आप फॉलो करें, फिर हम बेसिक बात पर आते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन पर बात करेंगे फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन जो बिल्कुल ही टैक्स के नेट में नहीं है, जिन्होंने कभी एनटीएन नहीं बनाया, फिर दूसरा एनटीएन जिन्होंने बनाया, और थर्ड जो आईआरएस पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तीनों केसेस आज बात करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में एफबीआर ने अपनी मेन पेज पे एक बहुत अच्छी यूज़र फ्रेंडली गाइडेंस दी है, जिससे हम भी गो थ्रू हुए हैं और हम इसी लॉजिक से आपको समझाएंगे और जो प्रीवियस बातें समझा चुके हैं उसको भी इसी से रिलेट करेंगे। तो फाइलिंग मेन ऑब्जेक्टिव है, आप खुद करें या आपका कंसल्टेंट करें। उसके अलावा पेमेंट जो है, पेमेंट आप करेंगे e.fbr.gov पे। और बेसिकली ई पेमेंट में जिनको याद होगा, क्लोजर ऑफ ऑडिट 214 ई वाली चीज़ जो 15 नवंबर के बाद 214 डी की वजह से ऑडिट नोटिस 15 लाख तक आए थे और फिर क्लोजर में 214 ई था। तो इसी तरह फॉरेन एसेट्स, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, डोमेस्टिक एसेट एक्सपेंडिचर्स, इन 3 की पेमेंट चलान्स जो है, सीपीआर जिनको हम कहते हैं, वो यहाँ से जनरेट होते हैं। और ऑब्वियसली क्लिक करेंगे कैसे होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। ये पेमेंट वगैरह का यूएसडी में सिर्फ हो सकती है जो फॉरेन एसेट्स के लिए, या एईडी में यानी कि आपके दिरहम में। अच्छा, अब स्टेट बैंक की बात वापस चलते हैं कि सीक्वेंस क्या है। तो डिक्लेरेशन फाइल करनी है आईआरएस पे, पेमेंट चलान ईएफबीआर पे निकालना है, लेकिन गाइडेंस क्या है। तो इंडिविजुअल, इस पर अगर आप क्लिक करें तो जो है आपको ये गाइडेंस आएगी कि रजिस्ट्रेशन गाइडेंस फॉर इंडिविजुअल, क्योंकि पहला स्टेप है कि रजिस्टर होना है। और आज हम वीडियो इस पे बात करेंगे, इसमें स्क्रीन शॉट्स भी दी हुई हैं। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जो लोग बिल्कुल भी ब्रांड न्यू हैं और टैक्स दोस्ती वीडियोस में भी और वैसे भी एफबीआर की वेबसाइट से, उनको भी क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो इस पे बात करेंगे। वापस चलते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर डिक्लेरेशन फिल करने का भी फॉर्म है, आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म है। इंशाल्लाह इसको अगर आज कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन वाला, जो मुझे उम्मीद है कि अंडर नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ये स्क्रीनशॉट्स के साथ आप ये देखें, यहाँ भी लॉजिक है, पहले रजिस्टर होना है, फिर क्रिएट करना है डॉक्यूमेंटेशन, और फिर इन सारे स्टेप्स की स्क्रीनशॉट है, जो हमारी फ्राइडे की वीडियो में भी स्क्रीनशॉट्स थी, लेकिन ये चूंकि बहुत डिटेल्ड है और मेहनत की एफबीआर ने, यूज़र फ्रेंडली बनाया है, तो ये सब कुछ। और इसमें बहुत सारे सवाल आपके फिर हर पॉइंट पर उठेंगे, तो इस के शायद 2-3 पार्ट्स बने, हाउ टू फाइल योर डिक्लेरेशन। और जितने ज़्यादा बन जाएं, आप लोग कॉल्स भी कर रहे हैं, वॉइस मैसेज भी छोड़ रहे हैं,
कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वीडियोस देख के हमने डिसाइड कर लिया अब हम टैक्स नेट में आएंगे, सिस्टम अच्छा है, गाइडेंस मिल रही है एफबीआर की तरफ से, टैक्स दोस्ती है, हमारा अपना भी इरादा है। तो बड़ी अच्छी बात है, ये वो डिसीजंस हैं जो लॉन्ग टर्म आपको बहुत बेनिफिट देंगी। चाहे एसेट्स आपके नाम पे हैं, पावर ऑफ अटर्नी पे रखें, कुछ भी रखें, अपना फाइनेंशियल हाउस इन ऑर्डर करें, अपनी फाइनेंशियल वेल्थ को बढ़ाएं, अपना जो है ना अमीरों की कैटेगरी में आए। अमीर का मतलब कि आपको खुदा ने अगर एक घर या एक एसेट भी दिया है तो जो है ना उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करें। और आप देख सकते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर वाला डॉक्यूमेंट काफ़ी डिटेल्ड है, इसे इंशाल्लाह गो थ्रू होऊंगा और टीम के साथ और इसको करेंगे। फिर ये वो प्रोसीजर है स्टेट बैंक का, तो सर्कुलर खुल जाता है, फिर एसेट डिक्लेरेशन जिसके 6 पार्ट्स हमने बनाए थे, और रूल्स जिसमें तनवीर ने सही कहा कि जो है ना एक आसान तरीका होना चाहिए, तो एफबीआर ने उसकी बात सुनी और ये एक आसान तरीका है। तो डिक्लेरेशन कैसे करनी है उस पर हम आएंगे, और पेमेंट कैसे करनी है आज बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, टैक्स नेट में आना है और कैसे आना है, उसके अलावा हम ये जो है स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस, और आपको इस रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन आईरिस, अब ये इररिस्पेक्टिव, ये बात ये नहीं हो रही कि सिर्फ जिन्होंने एसेट डिक्लेरेशन देनी है, जिन्होंने टैक्स फाइलिंग भी करनी है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, कंपनीज हैं, बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, रेंटल इनकम वाले हैं, जो भी हैं फाइलर बनने के लिए, ये सब के लिए यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो हम इसको शुरू करेंगे, लेकिन जैसे आपको पता है कि चूंकि थोड़ी बहुत बात यहाँ पे मोटिवेशन की, एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो लगाई थी कि मुझे तनवीर ने, सदीक जान रिपोर्टर जो हैं, तनवीर मेरे बिजनेस पार्टनर, खुरम शहजाद मेरे दोस्त और कॉर्पोरेट ट्रेनर, उन्होंने मोटिवेट किया, तो टैक्स दोस्ती का सफ़र स्टार्ट हुआ। तनवीर मेरा को फाउंडर भी है, और जो सफ़र स्टार्ट हुआ उसमें मज़ीद हर रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत थी। तो वीडियोस बनी, शुरू में वीडियोस पे कोई व्यूज़ भी नहीं होते थे, और अब जो है ना उसकी साइजेबल अमाउंट है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए आज भी के नेट में आए कि पैरेलल में कुछ चीज़ें, आपको 3 डेवलपमेंट्स दिखाना चाहता हूँ जिससे आप एग्री करें, शायद डिसएग्री करें। एक तो taxdosti.com की वेबसाइट है, लेकिन डेवलपमेंट ये है कि हमने फवाद चौधरी से रब्ता किया है जो है मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उनको कहा है कि हम सारे चैनल्स पे मौजूद हैं, लोगों के लिए फ्रेंडली, एफपीआर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रहे हैं। हमारे पास एक प्रोटोटाइप है ऐप की, मोबाइल ऐप, जिससे मजीद ताल्लुकात एफबीआर और टैक्स पेयर के बेहतर होंगे। और क्यों ना हो, आप टैक्स नेट में बहुत सारे लोग, लाखों लोग इसलिए नहीं आते कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो एफबीआर में लिखे वो कहाँ से लाएंगे, जो बैंक से डिडक्शंस हुए हैं, जो आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो क्यों ना गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ इदारे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी बैंक्स और बड़ी कंपनीज हैं, उनका डेटा आपके मोबाइल ऐप में खुद आ जाए। मैं आइडिया ओपन कर रहा हूँ इस रिस्क पे कि इसको कॉपी किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई कॉपी भी कर लेता है और हमारा फवाद चौधरी साहब से नहीं भी बात बनती या फंडिंग हमें नहीं भी होती उस ऐप के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत फंडिंग की ज़रूरत है, कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये हम अपनी फंडिंग से करते हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ और स्किल से। लेकिन अगर नहीं भी और कोई कॉपी भी कर लेता है, वेल एंड गुड। लेकिन आइडिया ये है कि आपको इंफॉर्मेशन, आपके टैक्स राइट है, इतना इतना ज्यादा बड़ा बड़ा मोटा मोटा हमने लिखा है टैक्स राइट, नो योर टैक्स राइट। एक आपका टैक्स राइट ये भी है कि आपकी टैक्स डिडक्शंस जो हो रही है, टैक्स रिलेटेड एफबीआर, नादरा, जहां जहां भी आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी, वो आपको एक्सेसिबल होनी चाहिए, आपके मोबाइल पे सिक्योर होनी चाहिए, हाईली क्रिप्टेड होनी चाहिए, चाहे ब्लॉकचेन के ऊपर बना दें, जिस पे बना दें, लेकिन ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये डेवलपमेंट है पहली, जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में। हाँ, अभी डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने पड़ेंगे, अटैच भी करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स हैं, कंसल्टेंट को भी पेमेंट करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। लेकिन ये है कि गोइंग फॉरवर्ड एक उम्मीद है कि फिर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, जहां कम से कम साल के दौरान ही आपने सपोज करें बिजली पे आपसे टैक्स कटा, तो वही आपको मैसेज आ गया कि जी इस महीने आपके बिजली से, मोबाइल से इतना इतना कटा है, और उसकी एक समराइज्ड ईमेल ऐप के अंदर नोटिफिकेशन, SMS जो कह लें वो आ जाएगी। और मुख्तलिफ उस ऐप का सिंपल भी हो कि 3G पे भी चले, 2G पे भी चले, 5G पे भी चले। जो लोग वीडियोस उसके अंदर देखना चाहते हैं, किसी मजीद टॉपिक को समझना चाहते हैं, सपोज करें आपका बैंक विड्रॉल पे कटा, तो आप वीडियो देख लें कि हाँ जी कानून ये कहता है, और इस केस में कभी कभार गलती भी हो जाती है, गलती से टैक्स डिडक्ट हो जाता है, तो उसकी वीडियोस वगैरह जैसे
हम एक तरह से इसका एक प्रोटोटाइप, ये टैक्स दोस्ती का यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, व्हाट्सएप वो भी है, ये सारे बेसिकली ऐप क्या होगा, वो सारी चीज़ों को कंबाइन करेगा और लिंक कर देगा बैंक्स के साथ, गवर्नमेंट के एफबीआर के साथ, कस्टम एंड एक्साइज के साथ। और व्हाई नॉट, जब इतनी टेक्नोलॉजी है और अगर जो है क्या कहते हैं अदालतें कनेक्ट हो सकती हैं। सेकंड जो आपको अच्छी खबर सुनानी है, और अगर आप ये वीडियो भी देखें तो ई कोर्ट बन गया, ये चीफ जस्टिस वगैरह यहाँ बैठे हैं, ये स्क्रीन्स लगी हैं, और बजाय कि वकील इस्लामाबाद में आए, कराची से फ्लाई करके, कहीं और से फ्लाई करके, वो सिंपली जो है वहाँ जो लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का ऑफिस है वहाँ स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ स्क्रीन लगी है, यहाँ जज साहिबान बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खोसा साहब बैठे हैं, और ये ई कोर्ट अभी कोर्ट नंबर 1 में स्टार्ट हुआ और इस तरह बाकी कोर्ट्स में भी शुरू हो जाएगा। और सिंपली वो जो जैसे हम स्कूल बंक करते थे कि पसंद नहीं है जाना, तो इसी तरह वकीलों की भी मजबूरी होती है, अगर मल्टीपल केसेस है और मल्टीपल शहरों में तो कैसे जाएंगे, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में हर उनकी फर्म का हर वकील नहीं जा सकता, डेफिनेटली जो एक तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं वही जा सकते हैं और उनकी भी तादाद बड़ी लिमिटेड है। तो इसीलिए जो है ये ई कोर्ट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी ये खबर लगी है यहाँ द न्यूज़ में। और ये एक सेकंड फ़ायदा है, उसकी वजह इसलिए नहीं कि आईटी का इस्तेमाल हो, उसकी वजह ये कि पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, लेकिन पार्लियामेंट हार्डली साल में 100-200 कानून बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एवरी डे जो जजमेंट्स दे रहा है तो एक तरह से कानून को अपडेट कर रहा है आज के माशरे, आज के लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की वजह से लेजिस्लेशन हो रही है। याद रखें कि डेवलप्ड कंट्रीज, वो कंट्रीज जहां इंसाफ होता है, वो कंट्रीज जो बेहतर हैं, उनमें वक्त की जरूरत के मुताबिक कानून बनाए जाते हैं, ना कि रिस्ट्रेन करने के लिए, यानी कि आपको पाबंद करने के लिए, बल्कि आपको मजीद आपको इंडिविजुअली और सोसाइटी को ग्रो करने के लिए। तो ये सेकंड वो है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे दिन जाया चलते थे, अब अच्छे वकील अपने दलाइल देंगे टेक्नोलॉजी के थ्रू, उससे सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट्स देगी, जो फैसले देगी, उससे कानून अपडेट होगा, जिससे इंसाफ मिलेगा। इंसाफ एक बेसिक चीज है जिससे सारा मास्टर चलेगा। तो फिर टैक्स देना, टैक्स रिसीव करना, टैक्स के जो बेनिफिट्स हैं वो सब कुछ सबको मिलेंगे। लास्ट जो जिसके साथ आप शायद अग्री ना करें, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रिप्लेस हो जाएंगे मोबाइल पेमेंट से। आपको क्या प्रॉब्लम है, मुश्किल होती है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर कुछ बैंक्स हैं तो मोबाइल कंपनी ज़्यादा है, मोबाइल ज़्यादा है, मोबाइल पेमेंट्स होंगी। तो देन अगेन इन्हीं को हमने टैक्स दोस्ती का आइडिया फिलहाल इन तक कम्युनिकेट किया है, इनसे मिलेंगे भी जाके ईद के बाद। आप लोगों की दुआएं भी चाहिए और हेल्प भी चाहिए, ताकि इनको आइडिया दें कि जी आप लोगों को फैसिलिटेट करें, उनका डेटा उनको दें, वो अपनी इजाजत से एफबीआर के साथ शेयर कर सकते हैं। कल को प्रॉपर्टी टैक्स होगी, पानी का टैक्स हो, जितने टैक्सेस हो गए उसके लिए आपको एज ए टैक्स पेयर जो डेटा चाहिए वो आप इजिली जो है अपने ऐप में रिसीव करें। हम वापस आते हैं कि आज है 27 मई 2019 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑन आयरस कैसे होगी। तो सबसे पहले ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल है अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए, यानी कि वो टैक्स पेयर्स जो जो है क्या कहते हैं रजिस्टर्ड नहीं है आयरस पे। अब इसके अंदर 3 लेवल्स हैं जिसका यहाँ पे जिक्र भी है। एक वो लोग हैं जो कई सालों से पहले 2013 तक एनटीएन बनवाते रहे, एनटीएन यानी नेशनल टैक्स नंबर उनके बनते रहे क्योंकि वो सैलरीड पर्सन थे या वो उन्होंने खुद अप्लाई किया था, और ऐसे लोगों की तादाद 40,000 है इस वक्त भी एफबीआर के रिकॉर्ड्स में। ये डेटा भी शफर साहब आपसे शेयर करें क्योंकि अब वो सारा पब्लिक डेटा शेयर कर रहे हैं, तो हम भी कॉन्फिडेंस के साथ सबको बता रहे हैं क्योंकि ये डेटा ही लोगों तक नहीं पहुंचता था, तो आप जज नहीं कर सकते थे कि एफबीआर अपना काम कर रहा है कि नहीं। तो 40,000 लोग हैं जिनके एनटीएन बने हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। अगर पाकिस्तान में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग हैं जिनको टैक्स फाइलिंग करना चाहिए, तो उनमें से 40,000 ऐसे हैं जिनकी एनटीएन बने हैं। उनमें से 40 यानी 4 मिलियन में से 2 मिलियन है जिन्होंने टैक्स फाइलिंग भी कर ली है, लेकिन जो 2 मिलियन है अभी उनका सिर्फ एनटीएन है, वो रजिस्टर हो सकते हैं। इसी तरह वो लोग जो कभी जिन्होंने एनटीएन नहीं बनाया, जरूरत नहीं पड़ी, वो बिल्कुल अनरजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो आज तक जिनका ना एनटीएन बना, ना उन्होंने खुद अप्लाई किया,
ना उनको ज़रूरत थी। ठीक है, ये न्यू लोग भी हो सकते हैं और पुराने लोग भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक्सेस करेंगे आइरिस पे, लॉगिन करेंगे, फिर आप ये पेज आपके सामने खुल जाएगा जो हर हाल में खुलता है जब लॉगिन भी करना होता है। तो यहाँ यूज़र, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये हमेशा आपका आईडी कार्ड होगा। एक दफ़ा आपका आईडी कार्ड से आप रजिस्टर हो जाए तो फिर अगर दोबारा आप रजिस्टर होने की कोशिश भी करेंगे तो वो ऑलरेडी आपको कहेगा, इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको मैसेज मिलेगा कि जी यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अपने कंसल्टेंट से काइंडली अपना पासवर्ड जो एक यूनिक नंबर होता है और पिन, जो आप अपनी कोई भी टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो पिन कोड देना पड़ता है। वो एक लास्ट चेक है कि आप जानते हुए वॉलंटरी बेसिस पर वो दे रहे हैं। तो इस तरह के इंटरनल कंट्रोल्स हैं सिस्टम में। ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास आपका आईडी कार्ड नंबर तो होगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा विदाउट डैशेस। पासवर्ड में आप अपना, आपको या तो ईमेल आई होगी या अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू किया तो उससे काइंडली लेके रख लें, बड़ा ज़रूरी है। लॉगिन कर लेंगे, रिटर्न जब फाइल या डिक्लेरेशन फाइल करने लगेंगे तब वो पिन मांगेगा। तो 3 चीज़ें। अब उन 3 चीज़ों को हासिल करने के लिए वो लोग जो बिल्कुल एनटीएन भी नहीं है, वो भी नहीं है, और उनको पता है कि वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आइरिस में रजिस्टर होने के लिए, तो यहाँ क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। इससे ये होगा कि ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें वो आपसे CNIC नंबर मांगेगा, और चूंकि डेटाबेस नहीं है FBR के पास तो वो आपका नाम भी आपसे पूछेगा जो फर्स्ट और लास्ट नेम देना ज़रूरी है, और प्रीफिक्स का मतलब है मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर वगैरह वगैरह, तो वो आप यहाँ ज़रूर दे सकते हैं। करंट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है मोबाइल का, तो यहाँ उस कंपनी का देंगे जिस पे या तो आप पोर्ट आउट हो गए या ओरिजिनली आप हैं, और फिर सेल नंबर आप 0092 के बाद अपना जो है ना वो देंगे, क्योंकि 0092 जो है उस जीरो के जगह आप लिखेंगे जो ओरिजिनली आपका नंबर होता है 03214409 जैसे मेरा है। तो मैं जब रजिस्टर हुआ था तो मैंने 009234214409 2 दफ़ा दिया था, गलती ना हो जाए। एक दफ़ा मैंने ऐसा ज़रूर देखा था कि एक शख्स को गाइड किया, मैं एनटीएन सेल में था, तो उसने एंट्री की और उसने किसी और का मोबाइल नंबर डाल दिया, 1 डिजिट से शायद गलती हुई। तो 2 दफ़ा वो इसलिए आपसे कहते हैं, लेकिन शायद उसने 2 दफ़ा ही गलत नंबर डाल दिया, 7 की जगह 8 डाल दिया लास्ट में, जिसकी वजह से वो कोड किसी और बेचारे के पास चले गए होंगे, वो परेशान हो गया हो। तो कभी आपको ऐसे कोड आया हो तो परेशान नहीं होना। अच्छा जी, फिर आपने ईमेल जो है ना, काइंडली, अगर मेरा एक्सपीरियंस है कि जो पर्सनल ईमेल है डालें, क्योंकि आपका जॉब हो सकता है चेंज होता रहे, और कल को जब आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो यही ईमेल दोबारा डालेंगे, इसमें दोबारा कोड्स आएंगे। तो पर्सनल जो है ना ईमेल डालें। अब इसमें भी बड़ी सारी कहानियां देखें, एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं और बड़ी बात हो सकती है, लेकिन टाइम को रखते हैं। मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए इनिशियली? तो अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर हो रहे हैं तो आपका जो आपके नाम पे जो सिम है जो आपके आईडी कार्ड पे इश्यू हुई है वो जो है, क्योंकि ये चेक करेगा ज़रूर, ये चेक करता है नादरा से जाके बैकएंड पे चेक करता है या मोबाइल कंपनी से चेक करता है, जो भी सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है। इसलिए तो मैंने कहा ऐप अगर हो तो सारे सिस्टम्स गवर्नमेंट के तो आपस में कनेक्टेड है और प्राइवेट सेक्टर के साथ भी गवर्नमेंट कनेक्टेड है, बस टैक्स पेयर बेचारे ने कनेक्ट होना है और सारा डेटा उसके पास हो जाएगा। तो बिल्कुल पॉसिबल है, टैक्स दोस्ती ऐप बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पर वो अगर आपने एक मोबाइल के, हो सकता है आप किसी कंपनी में डायरेक्टर भी हो, वहां पे दे दिया हो, तो फिर आप दूसरा नंबर दें, किसी और का नंबर काइंडली ना दें, क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कल को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये रिसीव करता है कि नहीं, तो अगर आप किसी और का नंबर देंगे और वो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, आइरिस में रजिस्टर्ड है, तो वो कहेगा ये दिस नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप किसी पर्सन का देंगे जो नहीं है, उस पर शायद ये रजिस्टर कर दे, लेकिन प्रॉब्लम होगा उस नंबर पे, कल को आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने में आपको इश्यू होगा। अब जब आप यहाँ पे सबमिट दबाएंगे, ये तो इसलिए होता है कि यहाँ पर जब आप टाइप करते हैं तो पता चल जाए कि इंसान है, कंप्यूटर नहीं है, लेकिन अभी कंप्यूटर ऐसे बने नहीं जो ये चीज़, जो आइरिस का फॉर्म भरे, कंप्यूटर समझदार है इसलिए। अच्छा जी, रूल नंबर 4 कहते हैं क्लिक सबमिट। सबमिट का बटन दबाएंगे तो अगर आपने ये सब चीज़ें सही तौर पे एंटर की हैं, खास तौर पे ये जो स्टेरिक जो लगा हुआ है, ये लाल रंग का जो स्टेरिक का निशान है, इसका मतलब है कि इस खाने को आपने लाजमन फिल करना है। इसका मतलब है कि आपको इस तरह मिडिल नेम का ऑप्शन है वो आप छोड़ सकते हैं। CNIC नंबर विदाउट डैशेस आपने एंटर करना है। प्रीफिक्स भी ज़रूरी है, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर आपने एंटर करना है, और ईमेल, मोबाइल और नेम आपने देना है। ये वो लोगों की बात हो रही है जिनके डेटा FBR के पास
बिल्कुल नहीं है, ना तो उन्होंने एनटीएन के लिए अप्लाई किया था, ना उन्होंने पहले रजिस्टर हुए थे। अच्छा जी, अब ये पिन कोड्स जनरेट होंगे और एक पिन कोड चला जाएगा 1 2 3 4 5 जो है सेल नंबर पे और 6 7 8 9 10 ईमेल पे। इस तरह डिफरेंट दो कोड जाएंगे ताकि जो शख्स रजिस्टर हो रहा है वो ये क्लेम ना करे कि जी मेरी इजाजत के बगैर रजिस्टर हुआ हूं, मुझे तो पता ही नहीं था मुझे किसने रजिस्टर कर दिया। क्योंकि फिर एक दफा रजिस्टर हो जाए तो फिर आपको हो सकता है किसी वजह से नोटिस आए कि आपने टैक्स फाइलिंग नहीं की, या कोई और इंफॉर्मेशन पूछने के लिए वो करें, या वो तो फिर आप कहें जी मुझे तो पता नहीं। एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा जो बहुत लोगों को सुन के हैरत होती है, जब वो अब यहाँ हम दो किस्म की रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे ना। अभी तो हम बात कर रहे हैं वो लोग जो बिल्कुल ही टैक्स फाइलर नहीं थे, ना एनटीएन था उनके पास, फिर इसके बाद जिनके पास एनटीएन था, और थर्ड उसकी बात करेंगे ब्रीफली कि जो फाइलर है उसने सिंपली लॉग इन कर। अब जब आप एनटीएन भी नहीं था, आप पहले फाइलर भी नहीं थे, ना कभी आपने अप्लाई, जब आप रजिस्टर होंगे तो आपका जो है ना डैशबोर्ड ओपन होगा। मैं देखता हूँ इसके अंदर अगर उन्होंने स्क्रीनशॉट दी हुई है, अगर दी हुई है तो ठीक है, वरना तो आप जब अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करके, ये यहाँ पे दूसरे उसमें दिया हुआ है, जब आप यहाँ लॉगिन करेंगे, सपोज करें आप लॉगिन हो गए, तो यहाँ पे आपका नाम अगर नहीं आ रहा तो उस पर भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपका नाम आना चाहिए। इन्होंने तो इसलिए नहीं शो किया कि ये किसी का पर्सनल डेटा नहीं शो करना है, लेकिन जब आप लॉगिन करेंगे और यहाँ आपका नाम भी आ जाएगा जिसका भी हम तरीका बताएंगे, तो ये जो इनबॉक्स है, ड्राफ्ट है, इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है और कंप्लीटेड टास्क है। कंप्लीटेड टास्क जो है ना वो आपकी टैक्स दोस्ती है। जो जो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फॉर्म्स फिल करके कंप्लीटेड टास्क तक पहुंचाएंगे वो हमारी तरफ से टैक्स दोस्त है। ऑफिशियली अपने शहर में टैक्स दोस्त का लेबल यूज करें कि जी मैंने अपने सारे टैक्स फाइलिंग डिक्लेरेशन सब कुछ की, मैं टैक्स दोस्त हूँ। अच्छा जी, तो आप जब फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे और अभी आप कहेंगे जी ना मेरा एनटीएन बना था ना, लेकिन अब मैं नेट टैक्स नहीं, तो आप इनबॉक्स में जब क्लिक करेंगे तो इनबॉक्स ओपन होगा, तो उसमें ऑडिट या नोटिस का हेड होगा और आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपको नोटिस आए हैं और वो नोटिस से एक एक दो दो साल पहले उनकी ड्यू डेट गुजर गई है। तो आप हैरान होंगे कि मैंने तो एफबीआर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं की, उन्होंने मुझे क्यों नोटिस भेजे। तो वो बेसिकली सीएनआईसी नंबर आपका कहीं उनके पास आया, उन्होंने उसको क्रॉस मैच किया, सिस्टम ने क्रॉस मैच किया और उसने आपको प्रॉपर्टी खरीदने पे, कोई एक्सपेंडिचर करने पे, कोई और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ इंटरैक्ट करने पे जहां पे आपका सीएनआईसी नंबर होता है, और मे बी गोइंग फॉरवर्ड एफबीआर बैंक अकाउंट्स के बेसिस पे भी आपको नोटिस भेजना शुरू करें, तो आपको पता भी नहीं और गवर्नमेंट ने आपको नोटिस भेज दिए। और फिर सिस्टम ने नोटिस भेजे हैं 22,000। जो एफबीआर का स्टाफ है उसका तो कोई कंसर्न नहीं है, वो तो कह रही है अच्छी बात है, आपको पता नहीं है, आप ऐसे ही रहें, हमारा फायदा है इसमें। ये मेरा 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 पर्सनल ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि वो या तो उनके पास इतना मैन पावर नहीं है कि वो उसको नोटिस को फॉलो अप करें। फॉलो अप पाकिस्तान में ऐसी मुश्किल होता है, तो इसीलिए जैसे हम भी कमेंट्स पे मुश्किल से जवाब देते हैं उसके लिए माजरत, लेकिन ये है कि अगर काइंडली फ़ोन कर लें अगर अर्जेंसी है। और शुक्रिया का कमेंट है तो सब लोगों को शुक्रिया जो लोग लिखते हैं, थैंक यू। अच्छा, अब आपके नोटिस पहले से आए होंगे तो आप हैरान होंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल हो गया, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है। और फिर आपको 3 4 5 सालों की टैक्स फाइलिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए आप तरीका समझें कि आपने ये फॉर्म भरा, पिन कोड्स जनरेट हुए, सेल नंबर और ईमेल पे वो आप एंटर करेंगे और यहाँ बेसिकली एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। वो स्क्रीन कहेगी कि वो जो पिन कोड आपको एसएमएस में आया है वो यहाँ दर्ज करें, और जो ईमेल में आया वो यहाँ दर्ज करें। एक और विंडो ओपन हो जाएगी, आप वेरीफाई दबाएंगे तो सक्सेसफुल वेरिफिकेशन का मतलब है कि आईआरएस आपको एक मैसेज देगा कि जी आपका पासवर्ड जो है ना हैज बीन सेंड टू यू। सेम पासवर्ड और पिन, दो नंबर्स, पासवर्ड रैंडम नंबर्स होते हैं और लेटर्स होते हैं ABC और 1 2 3, और पिन जो होता है वो 4 डिजिट का होता है, 7 8 9 इस तरह करके, और वो आपके ईमेल पे भी गए होते हैं और सेल नंबर पे भी गए। उनमें से किसी को भी देख के फिर आप दोबारा आईआरएस पे लॉगिन करेंगे, फिर आप आएंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। इधर आप अपना जो है ना CNIC नंबर एंटर करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, और पासवर्ड जो जनरेट हुआ है वो आप खुद से नहीं बना सकते, वो पासवर्ड जो जनरेट हुआ है वो आप यहाँ एंटर करेंगे और जो है ना फिर वो लॉगिन कर लेगा। अब जब वो लॉगिन करेगा तो मैं उस पर आता हूँ, लेकिन जिन लोगों के पासवर्ड जनरेटेड हैं, कंसल्टेंट से रब्ता नहीं हो पा रहा और डिफिकल्टीज हैं,
वो अपने नियरेस्ट रीजनल टैक्स ऑफिस जा सकते हैं एज इंडिविजुअल्स, और वो कह सकते हैं ये मेरा CNIC है, ये मैं पर्सन हूँ जी, और NTN सेल में जाके उन्हें कहें कि मेरा पासवर्ड चेंज कर ले, वो सिंपली चेंज कर लेंगे। आपको सिर्फ जाने की देर है, बताने की ज़रूरत है। पासवर्ड फिर अपनी पसंद का रखवा लें, और CNIC नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, पासवर्ड आपकी मर्जी का। पिन जो है फिर आप लॉगिन करके भी चेंज कर सकते हैं, और वो मुख्तलिफ वो टाइम पे चेंज हो सकता है। तो आपने लॉगिन कर लिया, आइरिस वेरीफाई करेगा पासवर्ड को और रीडायरेक्ट करेगा आपको डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड क्या होता है जी? ये डैशबोर्ड होता है जो आइरिस का, ये आइरिस का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देखते हैं नेक्स्ट वो क्या कहता है। वो कहता है आइरिस विल वेरीफाई टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लिक ऑन ड्राफ्ट। क्या कह रहा है जी? कि ड्राफ्ट पे क्लिक करें। यहाँ जो ड्राफ्ट है ना, जो भी डॉक्यूमेंट आप इन मेन्यूज से, ये रजिस्ट्रेशन है, ये डिक्लेरेशन है, ये इन सारे मेन्यूज से आप डाउनलोड करेंगे, वो इनिशियली एक दफ़ा ओपन होने के बाद ड्राफ्ट में पड़े होंगे। तो कह रहा है कि आप जब लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड आएगा तो ड्राफ्ट में जाएंगे। ड्राफ्ट में एक फॉर्म पड़ा होगा 181। ये वही फॉर्म है जो आप अगर बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो आपको बैंक को दिखाना पड़ता है, तो बैंक आपका बिजनेस नेम पे आपका बैंक अकाउंट ओपन कर लेता है, और इस पर मैं थोड़ी सी और भी बात करूंगा। अब आप उस डॉक्यूमेंट पे क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट बेसिकली यहाँ पे शो होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो एडिट का बटन है और डिलीट का बटन है, ये ब्लू से वाइट हो जाएंगे। एडिट दबाएंगे तो कह रहा है, एडिट दबाने के बाद 181 फॉर्म में आप क्लिक करेंगे 181 पे, तो वो जो है फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलेटरली, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं, तो फिर आप एडिट का बटन दबाएंगे जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, जैसे मैंने बताया। तो फिर आइरिस लोड करेगा उस फॉर्म को। वो फॉर्म जब ओपन होगा तो उसके अंदर आप देख लें कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है या कैपिटल गेन्स आपका आता है, यानी आपने प्रॉपर्टी बेची और आप फाइलर बने हैं, वैसे आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अदर देन बिजनेस इंडिविजुअल, आपको सिर्फ जो है उसके अंदर डिफरेंट टैब्स हैं। तो प्रॉपर्टी के टैब में जाके अपने घर का एड्रेस, चाहे किराए पे है या आप उसको ओन करते हैं, वो एड्रेस वहां एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद उस फॉर्म को आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वो कंप्लीटेड टास्क में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है जी। और कंप्लीटेड टास्क में यहाँ पर आ जाएगा, आप अपने आप को टैक्स दोस्त कहना शुरू हो जाएंगे उस दिन से, क्योंकि आपने अपने आप को आइरिस पे रजिस्टर कर दिया है। वेरी गुड, आपके लिए क्लैपिंग। अच्छा जी, तो रजिस्टर हो गए आप। अब अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो फिर ये करेगा, आपको ये करना चाहिए कि जिसके हम पैसे भी लेते हैं, कि आप बिजनेस का जो टैब है उसके अंदर उसमें बिजनेस नेम एंटर करेंगे, वो बिजनेस कब शुरू हुआ था, और फिर बिजनेस का लेटर हेड, और उस लेटर हेड पे ये लिख देना आप हाथ से या टाइप के, मैं जी अप्लाई कर रहा हूँ आइरिस पे रजिस्ट्रेशन के लिए, मेरे बिजनेस को रजिस्टर करते हैं। लेकिन बिजनेस लेटर हेड, अटैचमेंट्स का एक अलग टैब होगा, बिजनेस नेम अलग देंगे उसकी, वो क्या करता है वो दे देंगे, और अटैचमेंट्स में बिजनेस लेटर हेड ऐड करेंगे। सिर्फ वो लोग जो बिजनेस इंडिविजुअल है, जिस तरह ये लोग कह रहे हैं। अगर आप सैलरीड वगैरह फिर आपको नहीं करना, आपको सिर्फ घर का एड्रेस यहाँ देना है और सबमिट की तरफ जाना है। तो हम दो शाखें निकाल रहे हैं। एक तो वो लोग जिनकी अदर इनकम है, जैसे शादी पे सलामी मिली है, वो भी आपकी इनकम है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो होगी। तो बेशक आप जॉब नहीं कर रही, लेकिन आपको सलामी मिली है तो आप डिक्लेयर कर सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा लाखों में मिली है और आप टैक्स देना चाहते हैं, मुल्क का फ़ायदा करना चाहते हैं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे। तो अपने आप को रजिस्टर करने में सिर्फ घर का, यानी अपने ससुराल का एड्रेस दे दें। अच्छा जी, खैर, बिजनेस लेटर हेड ऐड कर लें। अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं, अपने बिजनेस की डिटेल में, यानी कि घर के एड्रेस बिजनेस वालों को भी देना होगा, लेकिन फिर बिजनेस का टैब है उसमें बिजनेस नेम और बिजनेस क्या करता है, सर्विस है, गुड्स देता है वगैरह, और फिर अटैचमेंट में बिजनेस लेटर हेड, बिजली का बिल जो पेड हो, जो 3 महीने पुराना तक हो, उससे ज्यादा पुराना ना हो। उसके अलावा या तो आप उस बिजनेस प्रेमिस के मालिक होंगे तो वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके या किरायानामा अटैच करेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे, आपके मैसेजेस भी साथ साथ आ रहे हैं, तो फिर आप सबमिट करेंगे। ये बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए, और बाकी लोगों के लिए सिंपली वो घर का एड्रेस देंगे, सबमिट करेंगे, कंप्लीटेड टास्क में जाएगा। 5 मिनट दे दें और दोबारा एक्चुअली लॉग इन हो। जब आप दोबारा लॉग इन होंगे तो यहाँ डैशबोर्ड पर आपका नाम आ रहा होगा। इसका मतलब है अब आप रेडी हैं, चाहे आपने डिक्लेरेशन करनी है या आपने जो है क्या कहते हैं टैक्स, रेगुलर टैक्स फाइलिंग करनी है। हमसे लोग पूछ रहे हैं कि टैक्स फाइलिंग हम अभी कर सकते हैं। हाँ जी, आप पिछले 5 सालों की टैक्स फाइलिंग इस वक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कोई ऐसे एसेट्स हैं
जो आपने डिक्लेयर करने हैं तो आपको फिर डिक्लेरेशन भी फिल करना है। अगर रेगुलर है, इसकी एग्जांपल ये है कि आप सैलरीड पर्सन है और पिछले 3 सालों से जॉब कर रहे हैं, आपसे आपका एम्प्लॉयर तो टैक्स डिडक्ट कर रहा है और टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आपको दे रहा है और आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आपके पर्सनल में आ रही है, लेकिन आपने टैक्स फाइलिंग नहीं की, तो आप रेगुलर टैक्स फाइलिंग करें। ठीक है जी, रेगुलर टैक्स फाइल करें क्योंकि टैक्स तो आपसे कट गया। जो रूल्स हैं उसमें हम आज इसलिए नहीं गए क्योंकि रूल्स के अंदर भी जो है ना इस तरह की बातें लिखी, लेकिन उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझना। ये जो पेमेंट ऑफ टैक्स वाली बात, वो यही कह रहा है कि मतलब जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसके बैक में रूल्स के साथ, मतलब रूल्स के मुताबिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन तनवीर की बात कि आसान, मजीद आसान करके विद पिक्चर्स विद विजुअल, ताकि हर शख्स जो इतनी बस रिक्वायरमेंट है कि आपका इंटरेस्ट हो और उर्दू आप समझते हो और आयरस पर यानी इंटरनेट आप यूज़ करते हो, तो वो शख्स, वो सारे जो तकरीबन सारे पाकिस्तान को कवर करता है, सब लोग हैं जो ये स्किल्स रखते हैं, तो उस मुताबिक आप समझ सके। तो इसलिए, लेकिन आपने अगर रेगुलर टैक्स फाइलिंग करनी है, सपोज कर टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न आपसे रह गई थी, तो अब आप जाएं और आप जब डैशबोर्ड में जाएंगे तो ये जो एसेट डिक्लेरेशन के साथ नॉर्मल डिक्लेरेशन वाला टैब है एक्सक्यूज मी, और उसमें आप जाएंगे तो मैंने फ्राइडे की वीडियो में बताया था कि जी जिसका नाम था FBR अपडेट्स आयरिस सिस्टम फॉर एसेट डिक्लेरेशन, उसमें कि डिक्लेरेशन में 114 की कौन सी रिटर्न फाइल करनी है और उसके अलावा जो है ना वेल स्टेटमेंट कौन सी फाइल करनी है, तो आप रेगुलर फाइल कर लें ताकि आपकी फाइलिंग हो। आप फाइलर बनेंगे कि नहीं, तो अच्छा सवाल है, उसके लिए मजीद वर्किंग हो रही है, वीडियो पर हम आपको बताएंगे, लेकिन जारी बात है फाइलर बनने का सिस्टम भी गवर्नमेंट ने शायद जो है ना एम्बेरसमेंट से बचने के लिए ओपन कर दिया हो। तो ये तो खैर वो फॉर्म है जिस पे आपका चालान बनेगा, चालान का मतलब है CPR। अच्छा हम बात कर रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने रजिस्टर होना था और वो बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं थे, टैक्स पेयर नहीं थे, तो उनके लिए क्या सिचुएशन थी। तो ये हमने जो अभी इनिशियल बात की थी उनके लिए, यानी कि ना इंडियन बना था ना, तो सारा प्रोसेस बन गया और आपका नाम आपके डैशबोर्ड पे अपीयर हो रहा है। ये जो प्रोसेस होता है आयरस पे रजिस्टर होने का, इसको E-इनरोलमेंट कहते हैं। तो E-इनरोलमेंट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन आपने अभी देखा, रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो बेसिकली आयरस पे रजिस्टर होना E-इनरोलमेंट है। और E-इनरोलमेंट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन भी होता है। ऐसे लोग, और एग्जैक्ट फिगर सुन लें, एनटीएन की जो लिस्ट है FBR के पास, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट नहीं, एनटीएन की लिस्ट जो है उसमें 42,000 टैक्स पेयर्स हैं जो एनटीएन जिन्होंने लिया हुआ है। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद आप जिनको एनटीएन खत्म करने की जरूरत हो, डेथ की वजह से मेनली मर गए हैं लोग, तो अब उनका एनटीएन खत्म हो जाना चाहिए या कम से कम आर्काइव हो जाए। लेकिन वो सारे लोग और बहुत सारे होंगे कि जिन्होंका एनटीएन है लेकिन उन्होंने टैक्स फाइलिंग नहीं करे, तो लॉ में लिखा हुआ है कि जिसके पास एनटीएन है उसने टैक्स फाइलिंग करनी है चाहे उस इनकम कमाए कि नहीं, तो वो अब E-इनरोलमेंट यानी आयरस पर आएगा, E-इनरोलमेंट कराएगा और ये है उसका तरीका। E-इनरोल होगा और आयरस पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह विंडो खुल जाएगी एक्सक्यूज मी। विंडो खुलने के बाद E-इनरोलमेंट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन पर क्लिक करेंगे। नोट करें कि वो आपसे नाम नहीं पूछा, क्योंकि जैसे आप अपने CNIC नंबर डालेंगे विदाउट डैशेस और टैब का बटन दबाएंगे, जो ज़्यादातर कंप्यूटर्स पे होता है, होपफुली आप करें, या फिर आप आके यहाँ कहीं और पे क्लिक करेंगे तो वो आपका नाम जो है ना यहाँ से पिक कर लेगा। और मेरा अपना एजुकेटेड गैस ये है कि वो नादरा से जाके ये नाम आपका लाता है। कुछ लोगों का नेम वो नादरा के रिकॉर्ड से प्रॉपरली नहीं उठाता, तो या शायद अपना एनटीएन का जो उनका रिकॉर्ड है वहाँ से वो उठाते तो प्रॉपर नहीं होता, तो फिर FBR की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट का एक बड़ा अच्छा सिस्टम है जो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट योर क्वेरी और कंप्लेंट का सिस्टम है, हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, तो आप जाके वहाँ सिंपली कह सकते हैं कि मेरा नेम सही अपेयर नहीं हो रहा, काइंडली मेरा नाम और उसमें ID कार्ड की फिर आप स्कैन कॉपी भेजते हैं तो आपका नाम विद इन 3 वर्किंग डेज ठीक कर लेते हैं। अच्छा जी, सिस्टम्स काफ़ी अच्छे हैं, आजमा के देखें। बात हो रही है वो लोग जिनके पास एनटीएन है लेकिन आयरस पे रजिस्टर नहीं हुआ है, यानी कि वो फाइलर नहीं है, क्योंकि अगर वो फाइलर होते
उनका एनटीएन बना होता है और वो फाइलर होते, चाहे वो अभी 2018 के लिए बने हैं या पिछले 4-5 सालों से करें। तो 2014 के बाद ऑनलाइन ही फाइलिंग है, मैनुअल फाइलिंग खत्म हो गई है। पहले कागज प्रोवाइड करना पड़ता था, जैसे मेरे मरहूम ससुर जो हैं वो बाकायदगी से जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते थे। एक्स ससुर जो है ना बाकायदगी से अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते थे मैनुअल तरीके से, और 1-2 साल मैं भी उनके साथ जाता रहा। और वो तो अब 2014 के बाद जो है वो टैक्स फाइलिंग ऑनलाइन है। तो एनटीएन अगर है, वो उन 40,000 लोगों में से जिनका एनटीएन बना हुआ था, आपके पास है भी ईमेल में या हार्ड कॉपी में, लेकिन आप आयरस में ई इनरोल नहीं हुए, तो इस तरह जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, CNIC आएगा, नाम वो खुद पिक कर लेगा, इसलिए ब्लू है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जो प्रेजेंट है, चाहे पोर्ट आउट है या ओरिजिनल, और इस फॉर्मेट में 2 दफ़ा सेल नंबर और ईमेल, देन अगेन आपको पिन कोड्स आएंगे, न्यूमेरिकल नंबर्स आएंगे, सेल नंबर पे डिफरेंट होगा, ईमेल एड्रेस पे डिफरेंट होगा। अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि आपको कोई हेल्प कर रहा है फ़ोन पे, तो फिर दूसरे फ़ोन, अपना फ़ोन फारिग रखें, किसी और के फ़ोन पर उस शख्स को कॉल पे ले ले, यूट्यूब पे चले जाएं, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस उर्दू में, पश्तो में, पंजाबी में, अंग्रेज़ी में बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट में भी अच्छी वीडियोस औरों की बनाई हुई मौजूद है। आप देख रहे हैं कि कैसे आप रजिस्टर होंगे, क्योंकि अब आप टैक्स दोस्त बनना चाहते हैं, टैक्स नेट में आना चाहते हैं, तो ईमेल पर आपको जो कोड्स आएंगे वो जब आप एंटर करेंगे तो एक नई स्क्रीन खुल जाएगी, उस पर आप SMS और ईमेल कोड्स एंटर करेंगे, वेरीफाई का बटन दबाएंगे, सक्सेसफुल वेरिफिकेशन का एक मैसेज आएगा, वो कहेगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए, वो यहीं पे अपीयर होगा, और इसके ये विंडो खत्म हो जाएगी, इसके बाद जो दूसरी थी वो भी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे आएगा, और आपको ईमेल और सेल नंबर पे सेम यूजर नेम, आपका आईडी कार्ड नंबर और पिन कोड और पासवर्ड आएगा। उससे आप वापस जाएंगे इस स्क्रीन पर, और यहाँ पर अपना आईडी कार्ड विदाउट डैशेस डालेंगे, पासवर्ड जो जनरेट हुआ है लॉगिन करेंगे, और फिर आपका चूंकि उनके पास नाम था, तो आपका डैशबोर्ड पर नाम आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नहीं आता, तो इन्होंने सेफ तरीका बता दिया कि आयरस में आप जाएंगे और यहाँ पर ड्राफ्ट में फॉर्म 181 पड़ा होगा, जो बेसिकली एक्चुअली यहाँ मौजूद होता है। ऐसे सब लोग जिन्होंने अब अपने घरों के अपडेट एड्रेसेस अपडेट करने या अपने बिजनेस की डिटेल, वो रजिस्ट्रेशन में जाके 181 का जितनी दफ़ा आप चाहते हैं आप फाइल कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, आपको कोई पाबंदी नहीं है। तो हर दफ़ा जब फाइल होगी और लॉग इन करके लॉग आउट करके बाहर जाएंगे, तो FBR का डेटा अपडेट हो जाएगा। याद रखें, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम अपने जो गवर्नमेंट का राइट है, वो जायज़ इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट को पता नहीं चाहिए, आपके एग्जिस्टिंग एड्रेसेस, ताकि अगर इवन आपको रिफंड का चेक भेजना है या कोई नोटिस भेजना है, ताकि आप बता सकें यार ये सही है या गलत है, तो वो भी अपडेटेड नहीं होते। फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस, सारा कुछ अपडेट रखें, गवर्नमेंट को अपने बारे में अपडेट रखें, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करें, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और इंशाल्लाह जल्द टैक्स दोस्ती का ऐप आएगा, तो उसके थ्रू तो आप 24 घंटे गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट हो सकेंगे टैक्स और फाइनेंशियल मामलात में। देखें जी फवाद चौधरी क्या कहते हैं हमारे प्रपोजल के रिस्पांस में। तो आप जाएंगे, आपका नाम नहीं आ रहा होगा, तो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है यहाँ जो अपेयर हो रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे, अगेन जैसे मैंने अभी अनरजिस्टर्ड लोगों के लिए बताया था, और फिर उसको एडिट करेंगे। अगर आप की इनकम सोर्सेज सैलरी है, कैपिटल गेन यानी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त या गाड़ियों की खरीदो फरोख्त से आप इनकम कमाएं, और वो भी 1-2 दफ़ा, यानी आपका बिजनेस नहीं है, या आपको रेंटल इनकम आती है, या आपकी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई मशीनरी वगैरह, या आपको कोई प्राइज़ आपने जीता है, तो वो सारी इनकम्स जो हैं उसके लिए इंडिविजुअल को सिर्फ अपना घर का एड्रेस जाके 181 फॉर्म में देना है, और फिर आगे सबमिट करना है, और कंप्लीटेड टास्क में पहुंच के टैक्स दोस्ती का नारा लगा के उसके बाद आपने जो है ना आगे चलना है। लेकिन अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं, तो अपने बिजनेस को काइंडली रजिस्टर करवाएं, और वो इस तरह रजिस्टर करवाएं कि 181 फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टी के बाद बिजनेस का टैब है, वहां जाके अपना नेम और बिजनेस टाइप, जो ऑलरेडी बहुत कैटेगरीज बनी है, IT फ्रीलांसर है, टीचर है, अपना ऑटो वर्कशॉप है, वो सब अप्रोप्रिएट कैटेगरी कैलकुलेट वो करें या किसी कंसल्टेंट से करवाएं। अगर आप नहीं समझते, हम लोग भी ये सर्विस देते हैं। और उसके बाद अपना बिजनेस लेटर हेड पे एक छोटा सा लिख के कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो स्कैन कॉपी अटैच करें। बिजली का बिल जो 3 महीने पुराना तक हो सकता है वो अटैच करें जो आपने पे किया,
और अपनी ओनरशिप ऑफ द बिजनेस प्रेमिस या किरायानामा अटैच करें, सबमिट करें, तो सेम आपका लॉगिन पासवर्ड करेंगे और आप क्लिक कर देंगे। और दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। बेसिकली ये प्रोग्राम क्या है, तो एफबीआर ने आपको एक वन विंडो ऑपरेशन दे दिया। वन विंडो का क्या मतलब है, एसेट डिक्लेरेशन से इसको क्लिक करेंगे, आप यहाँ आएंगे तो चाहे आपने फाइलिंग करनी हो, पेमेंट जनरेट करनी हो या रजिस्ट्रेशन करनी हो, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की, इसलिए रजिस्ट्रेशन गाइड फॉर इंडिविजुअल एसेट डिक्लेरेशन 2019 इस वीडियो का नाम होगा। और फिर डिक्लेरेशन गाइडेंस की हम बात करेंगे, इसके बैक पर हम लॉ जिसकी 10 वीडियोस बनी हुई, 6 वीडियोस बनी हुई है एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस की या प्रोसीजर की, हमने एक वीडियो बनाई है, 2-3 और भी बनाएंगे जहां रूल्स को फिर दोबारा भी देखेंगे, लेकिन आपको हर शख्स को समझाने के लिए हम एफबीआर की ही लॉजिक यूज करके ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स मेजबान एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 27 मई 2019। आपसे जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू।